नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट 2018 का लेवल 1 का साइकोलॉजी का पेपर जो है वो जो बोर्ड की आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और देखेंगे अपन की जो पिछले साल जो पेपर का पैटर्न था वो कैसा था और उसका स्टैंडर्ड कैसा था, और उससे अपन को अनुमान लग जाएगा कि अभी जो करंट में जो अब जो रीट होगी उसमें किस प्रकार का पेपर आने की संभावना रहेगी। तो साथियों, इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमने रीट साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज चला रखी है जिसके 6 पार्ट अपन डाल रखे हैं, तो वो भी नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए इस पेपर को अपन शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था रीट 2018 का लेवल 1 में साइकोलॉजी का, तो वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है, यानी कि लिखने में कठिनाई आती है, उस अधिगम विकलांगता को क्या कहते हैं अपन। ऑप्शन है डिसलेक्सिया, बी डिसकैल्कुलिया, सी डिस्ग्राफिया और डी ध्यान अभाव अति सक्रिय विकार। तो इसको बोर्ड ने जो सही आंसर माना था वो माना था ऑप्शन सी डिस्ग्राफिया, और इसका सही जवाब जो है वो डिस्ग्राफिया ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। ब शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित। सी शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन। या डी सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। तो इसका जो सही जवाब था वो डी था, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन, बोर्ड की आंसर की के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था थर्ड। हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है। तो ऑप्शन ए विश्लेषणात्मक बुद्धि, ऑप्शन बी रचनात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी प्राकृतिकवादी कौशल या ऑप्शन डी व्यावहारिक बुद्धि। तो इसका जो सही जवाब था वो था सी प्रकृतिवादी कौशल। साथियों, रीट का जो लेवल 1 का पिछली बार का साइकोलॉजी का पेपर था उसका स्टैंडर्ड काफ़ी टफ था, ऐसा जो रिजल्ट्स थे उनके अकॉर्डिंग देखा जा सकता है। तो आप इस पेपर में भी अनुमान लगा सकते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, अप्लाइड क्वेश्चन है। चलिए चौथा क्वेश्चन जो था वो था, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाए 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ कौन सा है। ऑप्शन ए अवधारणा गठन में सुविधा, ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस चौथे प्रश्न का जो उत्तर था वो था ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ये इसका सही जवाब था। फिर पांचवा प्रश्न, एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि करा रहा है, जैसे अ ने केवल यह पूछ कर कि क्या हुआ बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। ब उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों में वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। अध्यापक इन गतिविधियों से किस चीज़ को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। असमानता, बी आलोचनात्मक सोच, सी एकीकृत सोच, या डी अवधारणा मानचित्र। तो इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन बी आलोचनात्मक सोच। कैसे और क्यों के जो प्रश्न होते हैं वो बच्चे में आलोचनात्मक सोच विकसित करते हैं, तो इसका सही जवाब यही होगा। फिर छठा क्वेश्चन, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजना या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं, कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए मानवतावादी, बी व्यवहार, सी संज्ञानात्मक, या डी सामाजिक। तो इसका जो सही जवाब था वो था
व्यवहार, ये जो है व्यवहार इसका सही जवाब है। व्यवहार जो परिप्रेक्ष्य है वही इसका सही व्याख्या करता है। फिर 7वां क्वेश्चन, समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्ष में शिक्षित करना। अब इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ए सर्वाधिक समय, बी पूरा समय, सी कुछ समय या डी किसी समय नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अपना पूरा समय, बी पूरा समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था 8वां, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्र को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह का एक उदाहरण है, यह किसका एक उदाहरण है ये देखना है आपको। आगमनात्मक तर्क का, निगमनात्मक तर्क का, अवधारणा मानचित्रण का या परिकल्पना परीक्षण का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, आगमनात्मक तर्क का। यह जो उदाहरण है वह है आगमनात्मक तर्क का। ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ ये बोर्ड की आंसर की जो थी, फाइनल आंसर की, उसके अकॉर्डिंग है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए 9वां क्वेश्चन, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो ईद पर आच्छद रखता है, यह कहलाता है। ए सुपर ईगो, बी आमोद सिद्धांत, सी दव या डी दबाव। तो इसका जो सही जवाब है आंसर की के अकॉर्डिंग अपने वो है ऑप्शन डी, दबाव। क्या है इसका सही जवाब? दबाव, ऑप्शन बी 9वें क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 10वां, अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। ए हेंस आइसेंक, बी आरबी कैटल, सी गार्डन अल्पोर्ट या डी कॉल रॉजर्स। ये जो डेफिनेशन है या किसकी है? अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। डेफिनेशन नहीं, ये अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का जो लक्षण है ये किसने दिया था? ये लक्षण किसके द्वारा प्रस्तावित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हेंस आइसेंक, ऑप्शन ए हेंस आइसेंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? हाँ दोस्तों, आप देखोगे कि इस पेपर की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी टफ दे रखी है इन्होंने। लेवल 1 का पेपर जो था काफ़ी टफ था, उसकी लैंग्वेज भी काफ़ी टफ है। तो ऑप्शन ए, छात्र आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। बी, छात्र ब सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। ऑप्शन सी, छात्र स वह क्या पूरा करना चाहता है, वह अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। और डी, छात्र द कड़ी मेहनत करती है, उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है। अब इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन बी, छात्र ब सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। ये जो है वो सर्वोत्तम उदाहरण है प्रेरणा का। फिर 12वां प्रश्न, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है। अ एक शुरुआत, ब अपने आप में एक अंत, सी एक शुरुआत तथा अंत या डी उपरोक्त कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी, अपने आप में एक अंत है। 12वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं को वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, कहलाता है। ऑप्शन है अभिप्रेरणा, बी दिमागी आरोग्यता, सी अधिगम या डी दमोदम। तो इसका जो सही जवाब था वो था बी, दिमागी आरोग्यता।
13वें का सही जवाब था बी, दिमागी आरोग्यता। फिर 14वां प्रश्न, एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है कहलाता है प्रतिकरण, परिमेयीकरण, प्रतिगमन या दमन। तो इसका जो सही जवाब वो है परिमेयीकरण सही जवाब है। 14 का जो है बी, परिमेयीकरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। ए, क्रियात्मक कारक, बी, मनोवैज्ञानिक कारक, सी, सामाजिक कारक या डी, अन्य कारक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी, सामाजिक कारक। इसका सही जवाब जो है सी, सामाजिक कारक है। 15वें का सी। फिर है 16वां क्वेश्चन, निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए, तीव्र उत्सुकता, ऑप्शन बी, अपराध का जुनूनी विचार, ऑप्शन सी, बीमारी का डर या ऑप्शन डी, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी ऑप्शन। ये जो स्थिति है वो समायोजन को बढ़ावा देती है, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। फिर 17वां क्वेश्चन, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? चलिए बताइए इसमें। ऑप्शन है विश्लेषण, बी, संप्रयोग, सी, समझ या डी, ज्ञान। तो 17वें क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा बी, संप्रयोग। इसका सही जवाब होगा बी, संप्रयोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की है। यह प्रक्रिया कहलाती है ए, आकलन, बी, मापन, सी, मूल्यांकन या डी, उपरोक्त सभी। चलिए इसका आंसर आप गैस करिए, देखें क्या हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन 18 का वो है ऑप्शन ए, आकलन। इसका सही जवाब आकलन है। फिर क्वेश्चन 19, कौन सा प्रक्षेप ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? देखिए ब्लूम के वर्गीकरण से 2 प्रश्न आ गए हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये काफ़ी। कौन सा प्रक्षेप ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? असंज्ञानात्मक, बी, क्रियात्मक, सी, भावात्मक या डी, मनोप्रेरणा। तो इसमें जो है इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। 19वां क्वेश्चन जो था वो डिलीट कर दिया गया था, इसको काट दिया गया था और इसमें बोनस दे दिया गया था क्योंकि इसमें ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी इसलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मैं कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन है स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, बी, परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा में एकीकृत करना, सी, अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना या डी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों को समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना। तो इसका जो सही जवाब था 20वें का वो था ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पूछा गया सिद्धांत नहीं है, तो रटना तो कोई सिद्धांत नहीं है। एनसीएफ ने तो रटने को मना कर रखा है बिल्कुल, तो ये जो है ये सी इसका सही जवाब है। फिर 21वां क्वेश्चन, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रकृति है। ऑप्शन ए, सिफेलोकोडाल प्रकृति, ऑप्शन बी, प्रॉक्सिमोइस्टल प्रकृति, सी, व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रकृति या डी, अनियमित प्रकृति। तो इसमें भी जो है ऑब्जेक्शन उठे थे इस क्वेश्चन में बहुत से, तो इस क्वेश्चन को फिर क्या किया गया, 2 ऑप्शन इसके सही मान लिए गए, बी और सी, प्रॉक्सिमोइस्टल प्रकृति या व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रकृति, दोनों को
सही माना गया फिर फाइनल आंसर की मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 22वां क्वेश्चन। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? ऑप्शन अ, अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, बी एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित, सी आंशिक रूप से विकसित, या डी बेतरतीब ढंग से विकसित। बताइए 22वें का आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। फिर 23वां क्वेश्चन। एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। किस बयान के महत्व पर जोर देता है? प्रारंभिक अनुभव, बी वातावरण, सी आनुवंशिकता, या डी आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों। तो 23वां का सही जवाब क्या होगा बताइए। तो इसका जो सही जवाब है वो है आनुवंशिकता, ऑप्शन सी आनुवंशिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां। अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। प्रभाव का नियम, श्रम का नियम, प्रबलन का नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो इस 24वें प्रश्न को भी क्या किया गया था? डिलीट कर दिया गया था और बोनस दे दिया गया था, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ ऑप्शन में गड़बड़ी थी, तो इसको डिलीट कर दिया गया था। फिर 25वां प्रश्न। पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता है के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु उसने पहले अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है, इस संवृत्ति को कहा जाता है? अविलोपन, बी बिना शर्ते प्रोत्साहन, सी अनुकूलित उत्तेजना, या डी तत्परता। तो इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन सी अनुकूलित उत्तेजना। तो 25वें का सी। अब है 26वां क्वेश्चन। अनुभूति बच्चे को वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। अ थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत, बी पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, सी टॉलमैन संकेत अधिगम, या डी कोहलर अधिगम सिद्धांत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है। समावेश, बी समायोजन, सी संतुलन, या डी ज्ञान विघ्न। तो 27वें का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी संतुलन। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी संतुलन। फिर 28वां। निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? ए IQ स्कोर के आधार पर अनुचित, रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना, बी बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षण और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है, सी क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में IQ परीक्षण को उपयोग न करना, या फिर इसका लास्ट ऑप्शन डी एक समग्र IQ स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। तो 28वें का जो सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है, यह जो है इसका सही जवाब है। फिर 29वां प्रश्न। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 8 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण में मेल खाता है? शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्तता, बी परिश्रम बनाम हीनता, सी नेतृत्व बनाम अपराध, या डी अंतर्गतता बनाम अलगाव। ये भी अच्छा क्वेश्चन है 29वां। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तो ऑप्शन बी परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता। ये क्वेश्चन जो है परिश्रम बनाम हीनता, ये इसका सही जवाब है। ये हमारे टेस्ट सीरीज में भी अपन हमने दे रखा है ये क्वेश्चन।
अच्छा क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या था, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है। यह एक मानकीकृत परीक्षण है। बी, छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया है। या सी, कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है। ऑप्शन डी, छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो यही होगा, ऑप्शन डी, छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। तो ये जो था वो अपने रीट 2018 के लेवल 1 के साइकोलॉजी के पेपर के 30 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। तो इन क्वेश्चन को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पेपर का जो स्तर था वो पिछली बार थोड़ा ज़्यादा हाई ऐसा कहा जा सकता है। ये अप्लाइड क्वेश्चन थे और काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी थे। 2 क्वेश्चन डिलीट हुए थे और एक के 2 ऑप्शन सही माने थे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लेवल 2 के जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन आए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को सभी साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद साथियों।